सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मार्क्सिज्म डिस्ट्रॉयड के अगले एपिसोड में हम चलते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का खंडन है। यह मैंने अपनी पुस्तक द लाइट ऑफ द वर्ल्ड के उदाहरण से आपको बताता आ रहा हूँ। आज हम लोग देखते हैं कि मार्क्स और क्या कहते हैं। मार्क्स कहते हैं, अपने मैनिफेस्टो में मार्क्स ने कहा है, व्हाट एल्स प्रोडक्शन चेंजेस इट्स कैरेक्टर इन प्रोपोर्शन, व्हाट एल्स डज द हिस्ट्री ऑफ आइडिया प्रूव देन दैट इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन changes its character in proportion as material production is changed. The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class. अर्थात कि जो अब तक जो सिद्धांत आए हैं, उनका जो सिद्धांतों का जो इतिहास है, फिलॉसफी का जो इतिहास है, नए नए आइडियाज़ का, उनका जो इतिहास है, वह हमें क्या बताता है, वह क्या सिद्ध करता है? वह यह सिद्ध करता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है, जो बौद्धिक उत्पाद जो है, वह बदल जाता है इस हिसाब से, जिस हिसाब से भौतिक उत्पादन बदल जाते हैं। यानी भौतिक उत्पादन के हिसाब से बदल जाता है, बौद्धिक उत्पाद भी बदल जाता है। और हर युग का जो प्रमुख जो आइडिया होता है, वह आइडिया जो शासन करता है, तो वह आइडिया सदैव रूलिंग क्लास जो होते हैं उसके आइडिया के हिसाब से ही होते हैं। यानी जो शासक वर्ग है उसके हिसाब से ही वहाँ शासन वाले विचारधारा होती है। यानी वह विचारधारा जो शासन कर रही होती है, वो वही विचारधारा होती है जो शासन करने वाले जो क्लास हैं उसके हिसाब से शासन करने वाले विचार होते हैं, यानी वे सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स यह कहना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से उत्पादन होता है, भौतिक उत्पादन होता है, उसके हिसाब से ही विचार बनते हैं। कुछ हद तक सही है, मानता हूँ इस बात को, यह बात मानने योग्य है कि अगर भौतिक उत्पादन बदल जाते हैं तो उसके हिसाब से विचारधाराएं भी बदलती हैं। सच है यह कुछ हद तक। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो सबसे डोमिनेंट आइडिया होते हैं, जो शासन करने वाले जो विचारधारा होते हैं, वे विचारधारा होते हैं जो शासक वर्ग होते हैं, उसके हिसाब से। यह भी कुछ हद तक सही है, मार्क्स की यह बात भी कुछ हद तक सही है। लेकिन यहाँ पर जो है, हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि यह संपूर्ण सत्य नहीं है, यह आधा अधूरा अधकचरा सत्य है। विचार सदैव, जब कोई शासन व्यवस्था होती है तो उसके शासन व्यवस्था के विरुद्ध में भी विचार उठते रहते हैं, चलते रहते हैं। उसमें जो त्रुटियां होती हैं, उसमें जो दोष होते हैं, उसके हिसाब से फिर विचारधाराएं उभरती हैं और नई नई विचारधाराएं आती हैं, क्रांतिकारी विचारधाराएं आती हैं जो शासन व्यवस्था को बदलना चाहती हैं, उसको हिलाना चाहती हैं, उसमें सुधार करना चाहती हैं। तो एक नए आइडियाज आते हैं, जो कि नए आइडियाज जो आएंगे वे सदैव वैसे नहीं होंगे जो शासक वर्ग चाहता है। यह ठीक है कि बहुत सारे जो विचारक हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पत्रकार हैं, ये सब लेखक हैं, कवि हैं,
ये सब जो है शासन करने वाले का एक भाट और चारण की भूमिका में रहते हैं, वे उसका गुणगान करते रहते हैं। यह बात सच है। अधिकतर लोगों की संख्या ऐसी ही होती है जो शासक वर्ग होते हैं उसके गुणगान में गाते रहते हैं, कविताएं गा रहे हैं, लेख लिखे जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उस समय की जो आइडिया है उसके। यह बात सही है, बहुत हद तक सही है, मान रहा हूँ इस बात, परंतु ऐसा सभी नहीं करते। जो विद्रोही विचारधारा वाले होते हैं, जो उसमें दोष देखते हैं, कमियां देखते हैं, जो विरोधी गुट वाले हैं, शासन के विरोधी गुट वाले हैं, जो शासन करना की इच्छा रखते हैं, उनके भी विचारक होते हैं, उनके भी आइडियाज आते हैं समाज में, और वे भी धीरे धीरे गुप्त रूप से फैलते हैं इनके दबाव में, क्योंकि ये इनका दमन भी करते हैं। शासक वर्ग दमन करता है ऐसे विरोधी विचारधारा वालों का, लेकिन फिर भी ये फैलते चले जाते हैं, और दमन जितना ज़्यादा होता है उतनी तेजी से ये फैलते हैं। इसमें ठीक है, कुछ लोगों की बलि भी चढ़ती है, मारे भी जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप मारे जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं, तो ऐसी संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध भी लगते हैं, लेकिन ये विचार फैलता जाता है और अंततः उस शासन व्यवस्था को उलट के रख देता है, उस शासन व्यवस्था का नाश कर देता है। क्योंकि ये प्रकृति का मुख्य नियम है कि जो चीज़ जन्मती है वह निश्चित ही जवान और वृद्धावस्था होकर के मर जाती है। जो जन्मा है वह मरेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो या कोई विचार हो। तो कोई शासक वर्ग हो उसके साथ भी यही लागू होता है, और जो विचारधारा जो शासन कर रही है वह विचारधारा के साथ भी लागू है। तो ऐसी विचारधारा के विरुद्ध में भी विचारधाराएं पनपती हैं, बढ़ती हैं, क्रांति होती है, उनका समापन हो जाता है। और जो भौतिक उत्पादन होता है उसके हिसाब से भी विचार बनते हैं, बात सही है, लेकिन सदैव सही नहीं है। भौतिक उत्पादन के विरुद्ध भी विचार बनते हैं। जिस तरह के उत्पादन होते हैं उस उत्पादन में भी दोष होता है, उस उत्पादन के वितरण में दोष होता है। जिसने कोई चीज़ खोजा उस सिद्धांत को, उस उत्पादन को भी लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, देखते हैं मानव समाज के हित में है या नहीं है। इसीलिए हम लोग परमाणु बम को रोका हुआ है कि कम से कम देशों में यह फैले, कम से कम लोगों में यह जाए, कम से कम ग्रुप में यह जाए, अन्यथा तो सभी लोग परमाणु बम फोड़ना शुरू कर देंगे। तो भौतिक उत्पादन तो परमाणु बम का हुआ, सैद्धांतिक उत्पादन भी हुआ, उसके बाद भौतिक उत्पादन हुआ, लेकिन उसके विरुद्ध भी विचारधारा रन करती रही और वैसे लोगों को रोका जा रहा है। उसी तरह से मानव की क्लोनिंग का भी प्रोडक्शन हुआ, उसके भी विचार बने और वह क्षमता भी वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, लेकिन फिर भी सरकार रोक रही है, क्योंकि सबकी क्लोनिंग की छूट दे दी जाएगी तो एक ही तरह का चेहरा हजारों मनुष्यों, लाखों मनुष्यों का बनाया जा सकता है, और मनुष्यों की आबादी कितनी भी की जा सकती है या किसी भी जानवर की, तो यह एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा और उस विस्फोट में ये मानव समाज नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ मटेरियल प्रोडक्शन कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके हिसाब से ही सारे विचार बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ विरोधी विचार भी बनेंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ का उत्पादन कर दीजिए, कपड़े का उत्पादन कर दीजिए, मशीन का उत्पादन कर दीजिए, वाहन का उत्पादन कर दीजिए, सभी में दोष आते हैं कुछ, और उसके हिसाब से फिर उसमें भी त्रुटियां निकलती हैं, तो उसमें फिर सुधार की भी बात होती है, सुधार के भी विचार आते हैं कि इसके हिसाब से ये होना चाहिए। उसके विरुद्ध में भी बात आती है, उसके सुधार में भी बात आती है, उसके सपोर्ट में भी बात आती है, और उसके विकल्प की भी बात उठती है कि इसका विकल्प क्या होना चाहिए, एक बेहतर विकल्प की भी बात उठती है। तो इस तरह से विचारों को आप इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से संकुचित करने का प्रयास मार्क्स कर रहे हैं, उस तरह से संकुचित विचार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो इनका यह कहना है यह आधा अधूरा ही सही है। तो आज इतना ही। हरि ओम।